बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और बिल्कुल तैयार हैं आज के दिन का आगाज़ करने के लिए, क्योंकि वीकेंड ख़त्म हो चुके हैं और अब वीक का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। और जब भी कोई चीज़ शुरू हो रही हो, किसी भी मामले का आगाज़ हो रहा हो, तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो माइंडसेट आपका कैसा है उस वक्त, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अच्छा माइंडसेट आपके अपने हाथ के अंदर है, इसको आपको फोर्स करना पड़ता है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान। और आयशा इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो कहते हैं वीक का स्टार्ट लोग मंडे ब्लूज कहते हैं ना, कि यार मंडे आ गया फिर क्या जाना। मेरा मंडे रेड्स होता है। यस बेसिकली। तो इसी तरह वीक का आगाज़ करना चाहिए अपने, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट। और आज की हमारी एक अच्छी बात जो हम आप तक लेके आते हैं हर एपिसोड के आगाज़ में, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। पॉजिटिव माइंडसेट आपके अपने अंदर इंटरनल कंट्रोल से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सब्र और शुक्र। और ये सब्र और शुक्र की जो आदत है, ये इंसान को मुश्किल वक्त में से आसानी से गुजरने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और आपको पैनिक अटैक से, एंग्जाइटी से और नेगेटिव इमोशन से भी बचाती है। अल्लाह में रखे यकीन और अपनी कामयाबी की तरफ मेहनत करते चले जाएं। रिजल्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, मेहनत आपके और हमारे हाथ में। कोई शक नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ये जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं ना, ये ट्रैवलर्स हैं। ठीक है, ये गुजर रहे होते हैं, आप वहीं पर कांस्टेंट मौजूद हैं, तो आपको उनके साथ गुजरने की ज़रूरत नहीं है। आप खड़े होकर उनको मुशाहिदा कर सकते हैं, उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वर बनकर आप देखेंगे तो ना आपको खुशी से आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं हो जाएंगे और गम की वजह से आपका बहुत ज़्यादा ना माइंडसेट नीचे की तरफ भी नहीं चला जाएगा। इस एक अच्छी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अच्छी खबर आपको देते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं। अब डाइट कॉन्शियस इन द पॉजिटिव सेंस बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हैं, आपको पता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, और आपको अपनी बॉडी टाइप का भी पता होता है कि आप कितना खाएंगे तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। लाइक आई नो माई सेल्फ, अगर मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लूँ तो फ़ौरन से मुझे पता होता है मेरा मुंह थोड़ा सा बड़ा लगना शुरू हो गया। तो ऐसे में कुछ लोग जो है ना बड़े अच्छे तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं एक्सरसाइज करें, कुछ लोग सिर्फ डाइट पर फोकस करते हैं, और जो ये दोनों नहीं कर पाते वो चले जाते हैं उस तरह की दवाइयों की तरफ जो अल्टीमेटली उनको नुकसान दे रही होती हैं। हम ओज़ेम्पिक की बात करें कि ओज़ेम्पिक की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट लूज किया है। वेस्ट की तरफ हम देखें, हॉलीवुड की तरफ देखें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है और उसका असर हमें फिर पाकिस्तान के अंदर यानी कि ईस्ट के अंदर भी होता हुआ नजर आया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मैंने ऐसी वीडियोस देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा जो कहते हैं कि भाई हमारे पास भी कुदरती ओज़ेम्पिक मौजूद है। बेसिकली अच्छा व्यूअर्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि एक चीज़ आपके पास मौजूद है जो दहाइयों से आपके पास मौजूद है, हर घर में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ अभी तक आपने ओज़ेम्पिक के अगेंस्ट कंपेयर नहीं की जो सोशल मीडिया पे वाइडर ऑडियंस पूरी दुनिया अब कंपेयर कर रही है। और अगर रिजल्ट ना आए, किसी चीज़ से डिफरेंस ना क्रिएट हो, तो उसके बारे में वेव्स भी नहीं बनते। 2020 में ज़्यादा वज़न और मोटापे के शिकार बालिग अफराद पर किए जाने वाले मुख्तलिफ ऐसे ट्रायल्स थे कि जिसके अंदर जो ओज़ेम्पिक का इफेक्ट था और उसके अगेंस्ट इस्पगोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि छिलका इस्पगोल का, जिसे इस्पगोल की भूसी भी बोला जाता है हिकमत की ज़बान में, उसका इफेक्ट सिमिलर आया तकरीबन। अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखते हैं और उसके साथ आप अच्छा इस्तेमाल इस्पगोल का करते हैं, जो आप दही में कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं और मुख्तलिफ दूध में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, साथ आपका वजन भी कम होगा। लेकिन शर्त ये है ऑफ कोर्स कि आपने खाने को भी उसके साथ कंट्रोल करना है। सबसे पहले ना अपने अम्मी अब्बू दादा दादी को जाकर ना आपने यूँ सलूट करना है कि आप ठीक थे, हम गलत थे, हम आपकी बात नहीं मानते थे। मैं तो सोच रही हूँ कि कर दूं अपने अब्बू को खास तौर पे, क्योंकि जब भी वो कहते थे बेटा ये इस्पगोल का छिलका इस्तेमाल कर, मैं कहती थी मुंह में चिपक जाता है, अजीब सा लगता है, बट उसके जब फायदे पता चले तो डेफिनेटली अब तो मेरा दिल कर रहा है कि रोजाना इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बीएमआई पे भी काफी सारा इफेक्ट बहुत इफेक्ट करता है इस्पगोल का छिलका, या जिसे सीलियम हस्क भी कहते हैं, मैं इंग्लिश में भी कह सकती हूँ, तो सीलियम हस्क भी इसको कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि इस्पगोल का छिलका क्या होता है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। आपकी डाइट भी बेहतर होगी, आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा एंड अल्टीमेटली आप अपने वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं। कम ना हो लेकिन मेंटेन आपका कंजम्पशन कंट्रोल के साथ। फाइबर है, फाइबर इज वेरी गुड फॉर योर गट एज वेल, ये जरूरी है। पाकिस्तान में प्राइस हाइक्स मुख्तलिफ चीज़ों की, जिसमें सब्जियों से लेके तो गोश्त तक और डेली यूज आइटम्स तक जो हैं वो सारी ऊपर जा रही हैं। कहीं कहीं पे कम भी आई हैं, लेकिन एक साल में अगर हम बात करें प्याज की और मुख्तलिफ जो हमारे पास अशिया खुर्दनोश हैं उनकी, तो तकरीबन 132.5% इजाफा हुआ है प्राइसेस के अंदर। टमाटर जो है वो 93.21%
और आटा जो है वो तकरीबन 62.25% और LPG 51.69% तक महंगी हो गई है। अब ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपका किचन चलाने के लिए यूज़ होती हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ये नंबर्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करें। डीजल की कीमत जो है उसमें 33.08%, जबकि पेट्रोल 27.65% तक महंगा हुआ है। फल और गोश्त जो हैं उनकी कीमतों के अंदर भी इजाफा देखा गया है और दोनों में तकरीबन 17.66%। मटन जो है वो 15.98% और बीफ 13.54% तक महंगा हुआ है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख पे मौजूद है और वो ये कि आलू की कीमत जो है उसमें 30%, चीनी में 19.1% और मुर्गी के गोश्त में 17.68% कमी हुई है, जबकि अंडे 17.41%, चने की दाल 13% से ज़ायद और मसूर की दाल 12.29% तक सस्ती हुई है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी चीज़ें सस्ती हों तो आवाम को फ़ायदा होगा और कौन सी चीज़ों के महंगे होने से आवाम को ज़्यादा नुकसान अच्छा, होगा। जैसे ऐशा, मुझे तो ना अंडे की कीमत में कमी नहीं महसूस हुई। आई एम बिग ऑन एग्स गाइस, मैं अंडे बड़े शौक से खाता हूँ और मुझे तो महंगे ही लगते जा रहे हैं जितनी देर से हम लोग इस बारे में डिपेंड बात करता है ना, आप कोई एलीट एरिया से जाकर अंडे खरीदते होंगे, वहाँ से महंगे मिल रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से सबा हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से अलिशबा और लाहौर से तलहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो तीनों शहरों में क्या सिचुएशन है इस वक्त जान लेते हैं, शायद खुरनोश की और बाकी चीज़ों की। सबसे पहले सबा, आपकी तरफ मैं आती हूँ, बताइएगा शहर इक़्तिदार में इस वक्त कौन सी शय कितने रुपए में मिल रही है, कितने फ़ीसद का इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल का अगर जिक्र करूं तो शहर इक़्तिदार में भी अशिया खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो महसूस हो रहा है। पहले हम मार्केट जाते थे तो हमारा बजट जो है कभी भी आउट नहीं होता था, लेकिन अब जब से हम मार्केट जाना लगे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक चीज़ अगर आज 20 या 30 रुपए की मिल रही है तो कल वो 50 से 60 रुपए तक की मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूँ सब्जियों का और फलों का, तो प्याज हमें पिछले काफ़ी हफ्तों से 50, 60 या 65 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर मिल रही थी, लेकिन आज जो इस वक्त प्याज का रेट है वो 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक मार्केट का मैं बता रही हूँ, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, कुछ हल्के फुल्के सेक्टर्स हैं, कुछ महंगे सेक्टर्स हैं, और जहाँ महंगे सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये प्याज जो है हमें 300, 350 रुपये फ़ी किलो में ही मिल रही है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ टमाटर का, तो टमाटर की भी कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। टमाटर हमें 35, 50 या 60 रुपये में मिलता था, लेकिन आज जो टमाटर की कीमत है जो मैंने यहाँ से पूछी वो 350 रुपये फ़ी किलो टमाटर है। लेकिन वो टमाटर ऐसा है कि अगर उसको सालन में ना डालें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि टमाटर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं आ रहा। सब्जियों के साथ अगर फलों का जिक्र करें तो फलों का भी यही हाल है। अगर हम जिक्र करें कि हमारी जो सब्ज़ी है वो प्याज और टमाटर के बगैर अधूरी है। अगर प्याज टमाटर महंगा हुआ है तो आलू के कम होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा, ये सवाल ना मुझे हमेशा थोड़ा सा यूज़लेस सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो कि मैनेज करवा रही हों कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ही ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त हों? नहीं आशा, हमें कहीं पर भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये कैपिटल है और यहाँ पर तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर इस्लामाबाद की सस्ती मार्केटें हैं जो हफ्ता इतवार या जुमे को लगती हैं, वहाँ पर भी जो कीमत बताई जाती है उससे हट कर दुकानदार दे रहे होते हैं। कई दफ़ा हमने खुद भी शिकायत की है कि हमें ये चीज़ इतनी महंगी दी जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि ये प्राइस लिस्ट लग जाती है, लेकिन हमें चीज़ें जो है मंडी से महंगी मिलती है। अगर मुख्तलिफ सेक्टर्स का जिक्र करें तो अगर मैं सेक्टर G10 का जिक्र करूँ तो वहाँ पर जो कीमत है वो हमें G8 में नहीं मिलेगी। अगर G8 से हम F10 का रुख करें तो वहाँ पर कीमतें डबल से ट्रिपल हैं। तो कहीं पर भी हमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नज़र नहीं आ रही। जी अच्छा, एक और भी बात है जो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा। जब ये क्लिप आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगा तो इसके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या ऐसा होता है कि DC काउंटर जो इस्टेब्लिश किया गया है मुख्तलिफ दुकानों पे और मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पे यूजुअली सड़ी हुई सब्जियाँ या गैर मयारी चीज़ें उठा के रख दी जाती हैं जो डिस्कार्ड होने वाली चीज़ें होती हैं और DC काउंटर पे पड़ी हुई होती हैं। और अगर आप लोग पिक्चर्स और वीडियोस इसकी शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, इससे हम न्यूज़ का हिस्सा बनाएंगे। पेशावर चलते हैं अलिशबा के पास। अलिशबा, पेशावर में टमाटर, प्याज और फलों का महंगाई का हिसाब किताब क्या चल रहा है इस टाइम पे? जी बिल्कुल, पेशावर के जो रेट्स है वो भी इस्लामाबाद से कुछ कम नहीं है और यहाँ पर टमाटर की कीमत अगर बताऊँ तो 400 रुपये फ़ी किलो चल रही है, जो कि गुज़िश्ता एक माह से ही चल रही है। सरकारी नरखनामे में टमाटर 190 तक आ गए हैं, लेकिन आप मार्केट में अभी भी 400 रुपये में ही फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज की कीमत ऊपर गई है और फ़ी किलो जो है वो 210 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है।
आलू यहाँ पर 180 से 200 रुपए में है। तो आम जो सब्जियां है शहरी जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि शहरी ये शिकायत करते हैं। और मसला ये नहीं है कि कीमतें ज़्यादा है, मसला ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। कीमतें एक जारी होती है, पेची दूसरे पे जाती है। जैसे सबा जिक्र कर रही थी कि सेक्टर वाइज जो है वो अब सब्जियों की कीमतें डिसाइड होती है कि कहाँ पर कितनी कीमत में एक सब्जी बेची जाएगी। अगर मैं फलों की बात करती तो यहाँ पर जो अंगूर है वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह आम जो है अब उनका सीज़न जाने वाला है तो 300 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमतें जो है वो पहुँच गई है। और इन सब का जो वजह बनती है महंगाई की वजह वो ये है कि एक साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। एक तो अभी सावन का सीज़न गुजरा है जिसमें सब्ज़ी ज़्यादा पैदा नहीं होती और ज़्यादातर सब्ज़ियाँ जो है हम वो बाहर से लाते हैं, जिसके लिए गुड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। और गुड ट्रांसपोर्ट का गुज़श्ता 15 दिनों में एहतजाज रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ के एहतजाज और सब्ज़ी आए नहीं तो मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है और सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि बॉर्डर बंद है, बॉर्डर की वजह से भी काफ़ी सब्जियां जो है वो मुतासिर हुई। और साथ ही डीजल और पेट्रोल कीमतों से तो सब वाकिफ़ ही है, जैसे दिन ब दिन वो ऊपर जाती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इकट्ठी होकर आम शहरी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर असरअंदाज होती है। और महंगाई डेफिनेटली जब हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से इस बारे में बात करते हैं तो उनके पास तो एक हैंडी बहाना जो है वो ये है कि भाई देखिए इंटरनेशनल मार्केट में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो इसलिए डेफिनेटली वो ट्रांसलेट भी होती है, वापस नीचे नहीं आती। एग्जैक्टली। हम जरा तलहा की तरफ चलते हैं, लाहौर में क्या सिचुएशन है ये जान लेते हैं। तलहा, अपेरेंटली जो बताया जाता है लाहौर के बारे में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से कि वहाँ सब कुछ ठीक है, जो कीमतें हैं सब्जियों की, फलों की, अशय खुरनोश की, वो कैसी हैं? अच्छा, ये हुक्मरानों के नुमाइंदगान और हुक्मरान उनकी नज़र में तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर, अगर आप ग्राउंड के ऊपर उतरें और अगर आप वाकई में आम आवाम से बात करें, उन लोगों से बात करें जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रोज़गार कमाते हैं और अपना घर का चूल्हा जलाते हैं या फिर जो नॉमिनल सैलरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आपको असली रुख बताएंगे कि इस वक्त लाहौर की मार्केट्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि आपको सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर मिल सके। इस वक्त भी मेरे फ़ोन के अंदर जो सरकारी रेट लिस्ट है, अगर मैं इधर से कीमतों की बात करूं तो ये सरकारी रेट लिस्ट है जो कि डीसी ऑफिस की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी लगाई जाती है, मार्केट्स के अंदर भी सर्कुलेट की जाती है। इस रेट लिस्ट के ऊपर आलू जो है वो 35 रुपये फ़ी किलो दर्ज है। मैं इस वक्त लाहौर की सिंहपुरा मंडी के अंदर मौजूद हूँ। ये वो मंडी है जहाँ से बहुत बड़ा जो शहर का एक तबका है दुकानदारों का, यहीं से सब्जियाँ खरीद कर जाता है। और इस टाइम पर मंडी के अंदर भी आलू के दाम जो हैं वो 35 रुपये फ़ी किलो नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी 45 से 47 रुपये फ़ी किलो तक आलू के दाम वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर प्याज की बात करूँ तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज के दाम 165 रुपये फ़ी किलो है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्याज का रेट मुख्तलिफ है, कहीं पर यह 265 है, कहीं पर 290 है, तो कहीं पर 350 रुपये फ़ी किलो तक भी वसूल किया जा रहा है। जैसे हमारी जो साथी रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद से और पेशावर से हमें बता रहे थे कि इलाकों के लिहाज से, सेक्टर्स के लिहाज से जो सब्जियों के रेट हैं वो वसूल किए जाते हैं। कुछ वैसी ही सूरत हाल लाहौर के अंदर भी है। अगर आप कैनाल रोड से मुलिका इलाकों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर सब्जी के रेट कुछ और हैं। अगर आप DHA वाली साइड पर चले जाएँ तो सब्जी किसी और दाम पर बिक रही होती है। इसी तरह से अगर आप फिरदौस मार्केट या फिर इसके अलावा गुलबर्ग में, मॉडल टाउन के अंदर चले जाएंगे, जौहर टाउन में चले जाएंगे, तो हर इलाके के रेट जो है वो डिफरेंट है। अगर टमाटर की बात कर लीजिए तो टमाटर का सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर जी, और कपड़ों के लिहाज से तला हमने ये भी देखा है कि अगर कोई गाड़ी से उतरकर रेडी के पास जाकर कोई फ्रूट सब्जी खरीद रहा है तो उसको कुछ और रेट मिलेगा, एक बेचारा पैदल चल कर आ रहा है या साइकिल पर आ रहा है तो उसको कुछ और रेट मिलेगा। तो ये तो हमने अपनी आंखों से देखे हुए भी और खुद एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं। बाय द वे हम पैदल चलने वालों में शामिल थे। बहुत शुक्रिया आपका तला, हमारे साथ मौजूद थे, एंड अलिशबा एंड सबा, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया में अपडेट करने के लिए। मंडी के अंदर अगर वो कीमत नहीं मिल रही है जो रेट लिस्ट के अंदर लिखी हुई है, तो अल्टीमेटली जब वो मार्केट्स के अंदर जाएगी उसमें ट्रांसपोर्ट, फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, तो खुद आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कीमतें कहाँ पर जाएंगी लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर। तो ये तो सिचुएशन है जनाब महंगाई की, जिसके बारे में कहा जाता है कि महंगाई देखिए हमने कितनी कम कर ली है, बहुत नीचे लेकर आ गए हैं। तो किधर जाती हुई, नीचे जाती हुई नजर आ रही है या अथाह गहराइयों में जाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, लोग अथाह गहराइयों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए ना जाए, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, मुजम्मिल की उम्मीदें होती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक
ब्रेक के बाद आपको कहें कि खुश आमदीद। मुल्की सियासत के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह हुक्म दिया गया था कि बानी पीटीआई जो है ना, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए शिफा अस्पताल के अंदर। लेकिन जब वो सारा मामला गुजर गया और उनका ट्रीटमेंट हो गया, तब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हम उनको शिफा अस्पताल लेकर ही नहीं गए, हम उनको पिम्स अस्पताल लेकर गए थे। और उसके बाद से ये मामला जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है और अब पीटीआई जो है वो इसके ऊपर कुछ करने जा रही है। पीटीआई कुछ करने जा रही है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें डॉक्टर उज़मा की तरफ से, उनकी हमशीरा की तरफ से, खान साहब की हमें ये बयान सामने आया है कि वो तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दे रही हैं कि ये जो एक हुक्म था जो दिया गया है, इसको नहीं फॉलो किया गया, तो ये हो गई है तौहीन अदालत और इसके ऊपर अब आगे दरख्वास्त भी दी जाएगी और इस चीज़ को लेकर बढ़ा जाएगा इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था वो हुक्म क्लियर था कि उनको लेके जाया जाएगा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। कानूनी तौर पर इस पर क्या हो सकता है? क्या वाकई में अदालत की तरफ से इसका नोटिस लिया जा सकता है? ये ज़रा समझना है। लेकिन किन किन को नामजद किया गया ये बता देते हैं। वज़ीर आज़म को नामजद किया गया, वज़ीर इत्तलात को नामजद किया गया, IG पंजाब सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया गया है इस दरख्वास्त के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अहमद अवैस साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं सारे मामले के ऊपर उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी एज एन एडवोकेट, कानून को जो समझने वाले हैं उनके तौर पर मैं आपसे राय ले लूँ, उसके बाद पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है या बीइंग पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव आप क्या कहते हैं? अदालत की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है इसके ऊपर, ये जो अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, जब अदालत कोई ऑर्डर कर दे तो पाकिस्तान का आइन को उठा के आप देखें तो उसमें आर्टिकल 190 और आर्टिकल 189 बड़ा स्पेसिफिकली उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला, कोई हुक्मनामा जारी हो तो पाकिस्तान के तमाम अदारों पर लाजिम है कि उसको मनोअन इम्प्लीमेंट करें। उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई चूंचरा नहीं, कोई उसके अंदर अपनी राय का इस्तेमाल नहीं। जिस तरह से ऑर्डर लिखा है उसी तरह से उसका इम्प्लीमेंट होना, ये अदालत का हुक्मनामा है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर होता है वो पाकिस्तान का आइन बड़ी वजाहत से उसमें लिख दिया। कथा कलामी माफ, जिस तरह आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन मुझे बताएं कि किन अफसरान के थ्रू होगी या किन डिपार्टमेंट्स के एनफोर्सर्स कौन होंगे इस फैसले के? ये इंटरप्रिटेशन किसी और ने नहीं करनी, ये इंटरप्रिटेशन खुद सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन, मैं आपसे इम्प्लीमेंटेशन का पूछ रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना, फॉलो करवाना किन की जिम्मेदारी बनती है? जी, वो हुकूमत का। देखिए ना, इसमें हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है ना, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो लिहाजा ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उसमें वजीर आजम की इमा और उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने कोई एक्ट किया हो। तो यानी कि जो नामजद किए गए हैं डॉक्टर उज़मा की तरफ से दरख्वास्त के अंदर, वो तमाम नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई वो करने की दरख्वास्त दे रही हैं इस वक्त तौहीन अदालत के ज़ुमरे में? जी हाँ, दे रही है ना वो, उसमें इसीलिए उन्होंने सारे नाम दिए हैं। उसमें वजीर कानून का भी नाम है, वजीर इत्तलात का भी नाम है उसमें, और जो कमिश्नर इस्लामाबाद का नाम बतौर भी है। सियासतदान, तमाम लोग जो रेलेवेंट हैं। बतौर पीटीआई रहनुमा आपका क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले के ऊपर? ये हुकूमत की तरफ से जो किया गया कि उनको पिम्स ले गए, हालांकि ये कहा गया था कि शिफा लेकर जाना है। देखिए, सवाल ये है कि पिम्स जो है ना वो सिर्फ कार्डियोलॉजी का है। वो हार्ट के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वहां पर, वो कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है। ठीक है। और ये शिफा इंटरनेशनल में जो उस ऑर्डर के अंदर भी लिखा है, यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े क्वालिफाइड और इंटरनेशनली फेम के जो डॉक्टर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो वहां पर हैं। और इनकी प्रॉब्लम जो है वो आईज की है, आई की प्रॉब्लम है। और इस वजह से बोर्ड का बनाना और ये सारा वो उनका करना कि उनकी आई स्कैन होगा, उनका क्या होगा, ये सब फैसला जो है वो बोर्ड करेगा। इसके अंदर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रेज किए जाएंगे? क्या इसके अंदर ये भी पॉइंट रेज किया जाएगा कि वहाँ पर क्योंकि आई स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं थे, या फिर सिर्फ ये कहा जाएगा कि आपके हुक्म को, यानी अदालत के हुक्म को नहीं माना गया? जी बिल्कुल, ये सारे रेलेवेंट पॉइंट हैं, क्वेश्चन हैं जो रेज होंगे।
और ये आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना, वो इसी काम के लिए है कि अगर कोई ऑर्डर जो है सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से कोई ऑर्डर पास हो जाए हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो आर्टिकल 204 है उसके अंदर, जिसके तहत इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका नोटिस ले सकती है और उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, उसको सजा दी जा सकती है। और आपको इसी तौहीन अदालत की कार्रवाई और सजा से रिलेटेड सवाल है, ले लीजिएगा मेरा, कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, इनको नामजद किया गया कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी तौहीन अदालत की, लेकिन एट द सेम टाइम वज़ीर दाखिला को फरीक ना बनाने पर पार्टी के अंदर कुछ आवाज़ें हैं जो उठ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हो सकता है ना कि उनको उनसे बाला किया है। अब गवर्नमेंट का फैसला जो है वो बगैर प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के हो नहीं सकता, तो उसमें किस किस को बीच में लिया है। देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसमें स्पेसिफिकली जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके नाम दिए जाते हैं और उनको सजा होती है। You don't think he is सारी कैबिनेट को सजा तो responsible, नहीं हो सकती। नकवी साहब, you think he is not responsible for this? इससे लगता है कि उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, ये बारह काम किया गया है। ठीक है, 27 सितंबर के बारे में बस बता दीजिएगा, कैसी तैयारी है? फुल ऑन पावर दिखाने के मूड में है PTI? जी यकीनन इस दफा तो तैयारी भी काफ़ी है और ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा लगता है होगा। उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन की पार्टीज जो हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंसेस हैं, हालात इस किस्म के हो चुके हैं, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, इकोनॉमी इतनी तबाह हो चुकी है, बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो UNO की रिपोर्ट के मुताबिक 50% से तजावुज कर गई है जी। तो ये खतरनाक हालात हैं। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है अपनी पार्टी के साथ वो शामिल हो रहे हैं और पार्टी शामिल हो रही हैं, और ये हैं। फिर इसके साथ सिविल सोसाइटी ने अनाउंस किया है कि वो भी बीच में शामिल होंगे। वोकला की तंजीमात, जितनी बड़ी तंजीमें हैं, उन सब ने ऐलान किया है कि हम भी शामिल होंगे इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा भी, और ये मार्च की शक्ल का अगर अख्तियार कर गया तो काफी दर्द-ए-सर होगी हुकूमत के लिए। और क्योंकि हुकूमत की बुनियाद जो है वो एक नॉन रिप्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर ये हुकूमत संभाल के बैठे हुए हैं, ये इनको आप ट्रू नुमाइंदगान नहीं कह सकते। तो इसलिए शामिल हो आवाम की हमदर्दियां जो है इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस हैं। आपने देख लिया कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में आमने सामने जो मुहाजराई में पैदा हुई है, और टॉक शो के अंदर भी जो आते हैं उसके अंदर भी उनका मौक़िफ़ जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ खड़ा वाला नजर आता है, और हुकूमत के इन तमाम एक्ट्स की वो भी मजम्मत कर रहे हैं और पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि वो भी इस एहतजाज में शामिल हो। जमात इस्लामी भी इसमें शामिल है और बहुत सारी पार्टीज आ गई हैं। 27 सितंबर का ये मुश्तरका इवेंट जो है देखेंगे 27 सितंबर को, बिकॉज हमें पाकिस्तान की जो रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर एहतजाज की कॉल्स पे हमने देखा है कि कभी बहुत बड़ा टर्न आउट भी होता है, लेकिन कभी एक्सपेक्टेशन से ज़रा दूसरी तरफ का भी रिजल्ट आ जाता है। अहमद साहब, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया, और खुसूसी तौर पे जो कोर्ट का फैसला और कोर्ट के फैसले के ऑपोजिट जो एक्शन लिया गया इससे मुतालिक हमें आगाह किया। व्यूअर्स, इसी के साथ लेट्स होप दैट पीस प्रिवेल्स। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है और पाकिस्तान को सैनिटी की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक मसला जो हम सब की फोकस के सेंटर पे होता है वो होता है हमारे बच्चों का और स्कूल की फ़ीसों का। इसके ऊपर हम लोग पहले भी कई सेगमेंट्स कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन कराची से जो खबर है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में से एक प्राइवेट स्कूल है कि जहाँ फ़ीस हर साल बढ़ा दी जाती है, और मनमानी के मतलब जितना दिल आया उतनी बढ़ा दी। पेरेंट्स चले गए जी इदारा मुतसिब के पास, और सूबाई मुतसिब के पास जाके उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन हमूदुर्रब जाफरी साहब मौजूद हैं। की तरफ चलते हैं। कुछ रोज़ पहले भी हमने उनके साथ सेगमेंट किया था, आज एक मरतबा फिर से ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो नई डेवलपमेंट है ज़रा थोड़ा बताइए इसके बारे में।
इसमें अच्छा खासा तो आपने अपने इंट्रो में बता ही दिया है कि एक स्कूल के जो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको जब वॉचर्स मिले थे तो वो एक्स्ट्रा और बिटेंटली जो है वो फीस उसकी इंक्रीज उनको उन्होंने ऑब्जर्व की कि उसमें है। स्कूल से बात करने की कोशिश की, स्कूल ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बल्कि बात करने से ही मना कर दिया। तो उसके बाद लामहलत जो है उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा और वो इस वक्त जो पहला स्टेज है उनका वो सूबाई मुतसिब के पास है और आज 1:30-2 बजे के करीब 1:45 पे उनकी एक मीटिंग भी है शायद। तो काफी सारे पेरेंट्स ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि स्कूल से रब्ता करने की कोशिश की पेरेंट्स ने और स्कूल की तरफ से जवाब ही नहीं आया, उन्होंने बात ही नहीं की। वालिदैन क्या करें? जो पहला स्टेप लें वालिदैन, तो वालिदैन क्या करें जब उन्हें इस तरह के फीस मिले, फीस वाउचर्स मिले? उनको पहला रास्ता है उनके पास जहां वो पहली शिकायत कर सकते हैं वो रेगुलेटर, जो रेगुलेटर सिंध में हो। ये चूंकि एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है, तो जो पंजाब वाले पंजाब में, सिंध वाले सिंध में, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में, केपीके वाले केपीके के जो रेगुलेटर्स हैं उनके पास जाते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में बताया था कि 5 से 8% बढ़ा सकते हैं, ये पंजाब का रूल है। पंजाब में 5 से 5% तक बढ़ाया जा सकता है, स्कूल अपनी मर्जी से 5% बढ़ा सकता है, लेकिन अगर उसको 5 से 8% में कहीं पे भी बढ़ाना है तो उसको रेगुलेटर की इजाजत लेना लाजमी है। सिंध में थोड़ा सा मुख्तलिफ कानून है। सिंध में ये है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते आप, मैक्सिमम 5% बढ़ सकता है, उसके लिए आपको रेगुलेटर से इजाजत लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन को। ये जो लूप होल्स निकाल लेते हैं, जो हिडन चार्जेस के थ्रू चार्ज करने की कोशिश करते हैं, चार्ज करते हैं पेरेंट्स को ये तमाम स्कूल्स, क्या इस कानून के अंदर कुछ कोई लूप होल है, कोई ऐसी गुंजाइश निकल जाती है या फिर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि कानून में कोई लूप होल है। बल्कि अगर मैं सिंध के कानून की बात करूं तो मैं हमेशा हर फोरम पर मैंने ये कहा है कि ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड लॉ है ये और बहुत अच्छा है। अगर इस पे अमल कर लिया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन ये लूप होल नहीं निकालते हैं, ये वायलेशंस करते हैं। अब अगर 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ सकती है और वो 25% बढ़ा रहे हैं तो ये लूप होल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, ये तो वायलेशन हो रही है सीधी सीधी। इसी तरह दूसरी चीजें भी हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में एनुअल चार्जेस के बारे में आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली पूरा चैप्टर है कि एनुअल चार्जेस नहीं लिए जा सकते, लेकिन रेगुलेटर भी अलाउ कर देते हैं उनको एनुअल चार्जेस लेने के लिए। अब वो इसकी तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों कर देते हैं। लूप होल कोई भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वायलेशन है, जो इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक बात है। तालीमी इदारे हैं, तालीम देने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन अक्सर में ये बात भी चूंकि सिंध हाई कोर्ट में हो चुकी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने ये बात मानी भी है कोर्ट के अंदर कि हम तालीम देने के लिए नहीं आए, हम कारोबार करने के लिए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और इसका हल मतलब प्रॉब्लम यह है कि हजारों प्राइवेट स्कूल हैं कि कौन कौन सा पेरेंट ऐसा है जो बेचारा इस तरह से मुतसिब के पास जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। वो मजबूरन ये या तो मान लेता है या बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करा देता है, जो इंतहाई नाइंसाफी है। और ये डायरेक्टिव भी जारी किया गया था प्राइवेट स्कूल नोटिस की बात सवाल तो मुकम्मल करने देना जाफरी साहब, सवाल मुकम्मल करने देना। अब से गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस लिया गया है, एक डायरेक्टिव भी जारी किया गया है और ये कल की खबर है कि डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है। आपको कोई उम्मीद है इस डायरेक्टिव से कि इस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी? मैं इसीलिए देखा हमारे वक्त कम होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा बात कर सकूं। नोटिस लेने का सर्कुलर जारी कर दिए 11 साल से हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे नोटिस, ये सारे वायलेशन जो हैं, उसके बाद सर्कुलर, इन लोगों इनको इंडिविजुअल नोटिस जा चुके हैं। अब ये सूबाई मुतसिब के पास गए ना, आप बताएं मुझे सूबाई मुतसिब बड़ा या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि जो आपने ज्यादा पैसे लिए हैं वो पेरेंट्स को वापस करें। इस ऑर्डर को आए हुए 7 साल होगा, 1 रुपया किसी का वापस नहीं हुआ। अच्छा, वायलेशन अगर अभी भी सामने आ जाती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या इनके ऊपर कोई इनको जुर्माना आयद होगा या पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा अगर अभी भी वायलेशन प्रूव हो जाती है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले होती रही है, फर्क नहीं पड़ा? क्या इस दफा भी कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, मुझे तो इस निजाम से मैं होता नहीं हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, लेकिन अब तक जो पिछले हमारे 11 साल का तजुर्बा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये जो चंद पेरेंट्स गए ना, ये गिनती के जो पेरेंट्स हैं 50-100, इनको शायद रिलीफ मिल जाए इस स्कूल से। लेकिन ये अगली दफा फिर यही करेंगे क्योंकि इनके बच्चे, इनमें से कुछ के बच्चे जो है वो पास आउट कर चुके होंगे, कुछ के बच्चे चेंज कर चुके होंगे, कुछ थक चुके होंगे कि भाई बार बार कहाँ जाएं। ये अगले साल फिर यही करेंगे। क्या किया जाए जिससे कुछ फायदा हो जाए? आपको क्या लगता है, आप क्या मशवरा देंगे?
मशवरा सिर्फ एक है, उसके लिए विल है, और वो आज तक हमें कभी नजर नहीं आई, और वो है पब्लिक स्कूल का रिवाइवल। जब तक हमारे पास पब्लिक स्कूल्स प्रॉपरली दोबारा वैसे ही रिवाइव नहीं हो जाएंगे जैसे 70s और 80s में थे, तब तक ये निजी स्कूल हमारे साथ ऐसे ही करते रहेंगे, माली स्ट्रगल होता रहेगा, हमारा पेट काटते रहेंगे ये, और हमें हमारी मजबूरियों का फायदा उठाते रहेंगे। या फिर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो मुकम्मल तौर पे हर फैसले के ऊपर, हर कानून के ऊपर अमल दरामद करवाए, जो मुझे तो नजर नहीं आता कि ऐसी कोई हुकूमत माजी में आई है या आइंदा कभी आएगी। And strange, you call yourself optimistic. You're not optimistic, Jafri साहब. But thank you so much. But thank you so much. आप ये रेज करना बहुत जरूरी है जी. Exactly, बिल्कुल हम 11 साल से कर रहे हैं. हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुदर्रब जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। पेरेंट जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स हर साल इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, और हमेशा बात ये की जाती है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाएगा। जैसे अभी डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है कि अगर आपने फीस बढ़ाई या हिडन चार्जेस लिए तो आपके स्कूल को बंद किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, आप पर जुर्माने हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये एक माफिया का रूप धार चुकी हैं, और उनकी वजह से पेरेंट्स जो है ना वो कुछ नहीं कर पाते। एक छोटी सी बात ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके हालात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों के अंडर साइज्ड बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं और फुटबॉल आप लोग पक्के फर्श पे बच्चों से खिलवा लेते हैं। किस चीज़ की फ़ीस है जो आप लोग पेरेंट्स से इतनी ले रहे हैं? इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक के ऊपर, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन्फॉर्म तो रखना ही है, एंटरटेन भी रखना है। हम टीवी पर हम सब जानते हैं कि एक से बढ़कर एक ड्रामे जो है ना वो आते ही रहते हैं। अभी जंजीरें अपने अख्ताम के बिल्कुल करीब है। आपकी इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। बॉम्बे टेलर्स की बात करें, उसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक और प्रोजेक्ट जो है वो आ चुका है, सामने आ चुका है, और पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। पहले आप देखिए प्रोमो, ज़हर मोहब्बत है जो शायकीन को बहुत प्यारा लग रहा है ड्रामा। तो पहले प्रोमो देखें, उसके बाद हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एक स्पेशल गेस्ट भी है हमारे साथ। 21वीं सालगिरह, और इसलिए मैं आप सबके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि आज से मेरी वारिस उमामा है। मैं अपना घर और रिश्ते ऐसे बिखरते नहीं देख सकती। मेरे लिए ये बहुत अहम है कि हम सब एक साथ रहें, जुड़ के रहें। कभी कभी माफी मांगना इंसान को दूसरों की नजरों में मुजरिम बना देता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जिसके साथ ज्यादती की है उसके गम का मरहम बन जाओ। ये शख्स मेरे बाप का कातिल है। इसका अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत ही थ्रिलिंग किस्म की ये स्टोरी लग रही है। कोई लव स्टोरी तो है ही, वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सस्पेंस भी है, कुछ क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करेगा ये ड्रामा। तो ज़हर मोहब्बत जो है, इसकी 2 अक़सात नशर हो चुकी हैं, आपने देख ही ली होंगी। 22 और 23 अगस्त को नशर होने वाली है दोनों अक़सात। इनको बेहद पसंद किया जा रहा है, और हर हफ्ते और इतवार को रात 9 बजे ये नशर किया जाता है। मोमल प्रोडक्शन एंड MD प्रोडक्शन की मुश्तरका पेशकश है, और इस ड्रामे की कहानी जो है मोहब्बत, कुर्बानी, नफरत और जो लेयर्स होती है ना ह्यूमन कनेक्शन की, ह्यूमन इमोशन की, उसके इर्द गिर्द ये कहानी। और व्यूअर्स को बेसिकली जो डिफरेंट कहानी देखने को मिलती है वो यहाँ पे मिलती है, बिकॉज ये टिपिकल सास बहू वाला वो एक घर का एनवायरनमेंट और वो आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ उस तरह का नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट कहानी है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब शाहिद डोगर की तहरीर है और साकिब जफ़र खान की ये हिदायत है, जिसके अंदर ड्रामा पला जो डायरेक्टर हैं वो इन्होंने इसके ऊपर ख़ास मेहनत की है, बिकॉज जो एक्सप्रेशंस आपने एक्टर से दिलवाने हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो कि जो लव स्टोरी वाले हैं, और एक वो कि जो एक मर्डर सुलझाने वाले हैं। तो विदाउट सेइंग कि हम आगे स्टोरी में क्या देख सकेंगे, क्या देख पाएंगे, हम जाते हैं डायरेक्टली हमारे गेस्ट के पास जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं, ड्रम रोल, उमर शहजाद जो लीड प्ले करें वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा बताइए इस ड्रामे के बारे में, क्या एग्जैक्टली मौजू है, मरकजी ख्याल हम अगर पूछें वो क्या है इस ड्रामा का? ये ड्रामा है बेसिकली एक बड़ी हैपनिंग सी स्टोरी है, बड़ा थ्रिलर सा एक मिस्ट्री है जो ऑब्वियसली पूरी ड्रामे के बाद वो मिस्ट्री लोगों को लगेगा कि अब सॉल्व हो जाएगी, तो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। और जैसे कि मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मली
ड्रामे चल रहे होते हैं उसमें 80-90% लोगों को स्क्रीन जो है वो इसी तरीके की नजर आती है कि बड़ी एक सास बहू की कहानी है जो कि वही घर में ही चल रही है, और वो सब बड़ा लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले से कि भाई इसकी जो है वो सास ऐसी होगी, वो इस तरीके से। लेकिन इस ड्रामे को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी डिफरेंट स्टोरी है, लिखा बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने अभी प्रोमो भी देखा और उसमें 1-2 लाइंस बहुत अच्छा शायद डोगर साहब ने ये लिखा है, और बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बड़ी कमांड है लाइंस पे। जब हम सीन कर रहे थे तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था उसको सीन को करने में, क्योंकि वो बड़ा टू द पॉइंट बात लिखी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ न्यू फेसेस भी हैं, और बहुत डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि इसको शूट करना, क्योंकि आउटडोर हमारा बहुत ज़्यादा है इसमें शूट करने का, और हमने किया भी है, और मतलब जस्टिस किया है हमने अपनी तरफ से, पूरी कोशिश की है कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है उसको हम सही तरीके से दिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें कि भाई हम इस तरीके के भी ड्रामे बना सकते हैं, और जब इस तरीके के ड्रामे बनाते हैं तो फिर हम पूरी उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम उसको शूटिंग के पर्सपेक्टिव से भी और कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि मैं इटसेल्फ एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ अरहम का, वो मैंने पहले प्ले नहीं किया। तो अच्छा, अगर तो आयशा इसको देखें स्टोरी लाइन को, जिस तरह से ये स्टोरी लाइन की गई है, तो एक सवाल बनता है, और वो उम्र ये है कि इस ड्रामे में जो आपका कैरेक्टर है इसको निभाने का तजर्बा कैसा रहा, ख़ास तौर पर इस किरदार की जो जज्बाती पेचीदगियाँ हैं, उन चेंजेस को, उन वेव्स को किस तरह महसूस किया आपने? बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब आपको मोहब्बत हो जाती है और किसी चीज़ को लेके आपके दिल में डर बैठ जाता है कि आप इस इंसान को खो ना दें, और फिर ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपको पता चले कि फिर वो लड़की भी आपसे मोहब्बत करने लगी है, और उसकी जो एक मोहब्बत, लाजवाल मोहब्बत थी, वो अपने बाप के लिए थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वाज डिफरेंट। आई एक्चुअली एंजॉयड इट, कि मतलब उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को करने में, और बहुत चेंज ओवर्स हैं जो कि मैं कहूँगा कि, और डायरेक्टर जो हमारे साकिब ज़फ़र हैं, उनके साथ मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उमर, जब भी कोई ड्रामा शुरू होता है ना, तो अक्सर हमें नजर आता है कि थोड़ी स्लो पेस पर स्टोरी चल रही होती है, लेकिन पहली 2 एपिसोड्स में हमने देखा बहुत फास्ट पेस पर ये स्टोरी चली है। तो आगे के ड्रामे को भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करें? स्पीड। हम जब पढ़ भी रहे थे और हम जब कर भी रहे थे, तो मैंने साकिब भाई से बोला, मैंने कहा यार ये तो पहली एपिसोड में ही जो है वो इतना जो है वो स्टोरी को इस तरीके से रिवील किया गया है, तो ये आगे क्या होगा? तो लोग यही बोलेंगे कि यार जब पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड में इतना सब कुछ जो दिखा दिया है और इतनी स्टोरी, तो भी तो और ज्यादा एक लोगों के जो है ना वो जुस्तजू होगी कि यार आगे होने में क्या वाला है, और ये कहाँ तक जाएगी ये स्टोरी, और लोग इतने हुक हो जाएंगे इस स्टोरी से। एंड इट्स एक्चुअली वेरी फास्ट, पेस बहुत फास्ट है, और फौरन से लोग तो जो ये थ्रिलर, सस्पेंस, मोहब्बत, इसका जो एक मिक्स चल रहा है, एक इम्तजाज चल रहा है, नज़र आएगा इस ड्रामे के अंदर, और आ भी रहा है, मतलब स्टार्ट में इतना कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गया, ये किरदार आपके लिए चैलेंजिंग रहा? देखें, उसी चीज़ को जो है लोगों को हुक करने के लिए और ज़्यादा जो है वो डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप उस स्टोरी को, जब ये दूसरे कैरेक्टर्स जब स्टोरी में स्टेप इन करेंगे तो फिर क्या होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब कैरेक्टर्स आते रहेंगे तो वो और स्टोरी को इंटरेस्टिंग जो है वो बनाएंगी। तो वो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि लोग इंतज़ार करेंगे, और लोग जो है वो बोलेंगे कि मतलब यार अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ लव स्टोरी चल रही है और एक तरफ जो उसके दुश्मन बन गए हैं अरहम के, और जो मेरी घर की कहानी है वो एक अलग चल रही है। तो मतलब हर कहानी जो है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी हैपनिंग। अच्छा, जब हम वो थ्रिलिंग स्टोरीज की या फिर ना वो क्यूरोसिटी वाली स्टोरीज की बात करते हैं, मुझे हमेशा वो शेक्सपियर का प्ले ओथेलो, या फिर उसी की तर्ज पर एक मूवी बनी थी हमारे पड़ोसी मुल्क में, ओमकारा, वो वाली मूवीज याद आ जाती हैं। तो क्या ज़हरे मोहब्बत इस ड्रामा के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो नाजरीन को जोड़े रखे स्क्रीन के साथ, कि एक आपने ना सीन भी मिस नहीं करना है इसका? उस चीज को दिमाग में रखते हुए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, वहां पे भी अब अगर बॉर्डर के उस पार की आप बात कर रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस तरीके की होती हैं कि अगर ऐसी स्टोरी हो तो उस वहां पे इस स्टोरी से लोग हुकअप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी वजह से हो जाते हैं कि वो जितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को। तो इसी तरीके से इस ड्रामे में भी हमने हर कैरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है,
और लिखा बहुत अच्छा है, जैसे एज आई सेड अर्लियर कि कैरेक्टर खाली खुद तो कुछ भी नहीं करता, वो लिखा कैसा होता है और फिर बाकी परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टर जो है वो निकलवा लेते हैं। तो मतलब वो इस तरह का एक एलिमेंट है जो कि आपको एक OTT प्लेटफॉर्म में, मूवीज में और सीरीज में नजर आ रहा होता है। तो इस ड्रामे में इट्स नॉट कि आई एम इन द ड्रामा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, इट्स नॉट दैट, मतलब ये कि वो एक्चुअली वो न्यू फेसेस की अगर बात करें तो जोहा के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा रहा। इट्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद जोहा एंड शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी इज अमेजिंग, वेरी गुड एनर्जी इवन ऑन द सेट। मतलब कोई भी सीन होता था, मुझे अभी तक याद है जब हम पहला दिन था हमारा और पहला हम सीन करने जा रहे थे और उससे पहले जो हम एक डिस्कशन करते हैं सीन को, तो वहीं से मुझे पता चल गया था कि मतलब जो है वो बहुत मज़ा आएगा और हम सीन में अपनी जो है वो वही एनर्जी जो कि हम बिहाइंड द सीन है वो सीन में भी हम डालेंगे, ऐड करेंगे। तो उनका एक बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। तो मेरा बहुत अच्छा अब तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी ऑब्वियसली हमारा काफ़ी काम रहता है साथ में करने के लिए। तो आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एडिशन टू द इंडस्ट्री। और नहीं, आई एग्री विद यू, आपका को-वर्कर जो होता है उसकी एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट करती है इवन आपकी परफॉर्मेंस के अंदर भी। अच्छा, अब उमर ये बताइए कि आपका ये जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा के अंदर, क्या ये पाकिस्तान के नौजवानों के साथ रिलेटेबल है? वो खुद को रिलेट कर पाएंगे आपके इस किरदार से? 110%, मतलब बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। और जिस तरीके से जो सिचुएशंस बाहर एक जब मर्द काम करने के लिए जाता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ वो जॉब भी कर रहे हैं और फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फिजिकली अपना बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं, तो कि ये मेंटेनेंस ऑफ फिजिक आप कैसे करते हैं? कुछ इस बारे में भी गाइड करते चलें। देखिए, एक तो रिलीजियसली आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है आपकी डाइट। इट्स ऑल व्हाट यू ईट। तो इट्स अ गेम ऑफ, मैं तो कहूँगा कि लोग 60-40 कहते हैं, मैं कहता हूँ 80-20 कहना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में जो आपका एक रूटीन होता है उसमें खाने पीने का ध्यान बहुत रखें और हेल्दी खाएं और घर का खाएं। मुझे इतने साल हो गए मैं सेट पे प्रोडक्शन का खाना नहीं खाता, मैं घर से खाना लेके जाता हूँ। और बाकी है कि अपना जिम जो है जो आप खाते हैं उसी का असर जो है ना वो नज़र भी आता है। उमर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। आई होप ड्रामा बहुत अच्छा करे, जो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेगा हम के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इंशाल्लाह। हफ्ता और इतवार रात 9 बजे आप इस ड्रामा को देख सकते हैं हम नेटवर्क के ऊपर। और इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। नाउ वेलकम बैक व्यूअर्स। और जो सेगमेंट हम करने लगे हैं, कहा तो जाता है कि दिल से लगाना नहीं चाहिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा, वरना तकलीफ़ होती है, लेकिन ये ऐसी तकलीफ़ है कि जिसको हम अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों बातें जो हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आगाज़ मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि अगर कोई सरदारी के लायक ना हो और उसके सर पे पग आ जाए तो गाँव उसको ताना मारता है कि तुम सरदार इसलिए बने थे क्योंकि सरदार जो थे वो मर गए। क्रिकेट की दुनिया में हम किसी ज़माने राज किया करते थे और क्रिकेट के अंदर हमारे टेस्ट में भी, वनडे फॉर्मेट में भी नाम हुआ करते थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना करते थे और बॉलर्स की पेस ऐसी होती थी कि ज़माना देखता था और उन जैसा बनना चाहता था। और ममालिक के जो बैट्समैन थे दीगर, वो कहा करते थे कि हमें इन बॉलर्स को फेस करते हुए डर लगता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हुआ ये है कि बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सख्त तनकीद का निशाना बन रही है। एंड राइटली सो, क्योंकि बरतानवी मीडिया ने इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम को पिछले 50 बरसों की 5 डेकेड्स की कमज़ोर तरीन टीम करार दे दिया है। क्यों ना हो आयशा तकलीफ? हम हर मर्तबा यही तो बात करते हैं, आप कहते हैं कोई नहीं हमारी टीम खेलेगी, अच्छा खेलेगी। अब देखें उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। मैं नहीं कह रहा, मैं जा रहा हूँ बस। मैं मुझसे बता देते हैं कि उसमें लिखा गया, टेलीग्राफ के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में, और वो ये कहते हैं कि ये जो पहला टेस्ट पाकिस्तान ने खेला है इसमें आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 74 रन पर गिर गई थी। और उन्होंने कंपेयर किया है माजी के अजीम बैटर्स से कि वहाँ पर जब खेला जाता था उस वक्त के जो जितने भी बैट्समैन थे या बॉलर्स थे या फील्डर्स थे, उनको देखकर वाकई में डर लगा करता था। जावेद मियांदाद की मिसाल दी उन्होंने, यूनुस खान की मिसाल दी कि वो तो रोज़ा रख कर जो है ना बैटिंग किया करते थे और उनके जैसा तो कोई खिलाड़ी था ही नहीं। अब सिचुएशन ये है कि पहला टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया है उसमें बाबर आजम मौजूद नहीं थे, अपनी इंजरी की वजह से वो इस प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। तो सलमान आगा ने कप्तानी की है और सलमान आगा की कप्तानी ऐसा लगता नहीं है बल्कि अब तो सामने आ चुका है कि मुकम्मल तौर पर
फेल हो चुकी है। थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं कि सलमान आगा खुद भी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मुझ समेत रिजवान और सऊद परफॉर्म नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई थी पहली इनिंग के अंदर, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आ सकी है। सारी सिचुएशन के ऊपर हमारे साथ मौजूद है माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उन चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है स्पेशली इस आर्टिकल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम आयशा और मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि वीकेंड खत्म हुआ है, नया वीक है, आप लोगों का हफ्ता अच्छा गुजरेगा। लेकिन मुजम्मिल, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट को दिल से न लगाइएगा, वरना ये क्रिकेट ने बहुत दुख दिए हैं और आगे पता नहीं कितने दुख देगी। सर, आपका तजुर्बा हमारे लिए मशअले राह है, मैं ज़रूर इस पे काम करने की कोशिश करूँगा। अपने आप को नम कैसे करना है मुजम्मिल जो है ना वो सीख लेंगे। भट्टी साहब, ये क्या हुआ है पाकिस्तान ने क्या किया है पहले टेस्ट के अंदर कि वहाँ के लोग भी लिखने पर मजबूर हो गए हैं? अच्छा, हमने खुद लोगों को लिखने का मौका दिया ना। ये टेस्ट मैच के तीसरे दिन शील्ड बैरी बहुत बड़े इंग्लैंड के जर्नलिस्ट और इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच कवर करने वाले सहाफी जो हैं वो शील्ड बैरी ही हैं, जिन्होंने ये मजमून लिखा टेलीग्राफ अखबार में। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जब आप पर क्रिटिसिज्म होती है तो आपको अपने क्रिटिक्स को परफॉर्मेंस से खामोश करना होता है। लेकिन जिस दिन ये मजमून छपा, पाकिस्तान की टीम सेकंड इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ 38 ओवर्स में आउट होकर इनिंग्स और 103 रन से टेस्ट मैच हार गई और हमने शील्ड बैरी के उस मजमून पर मोहर सब्त कर दी कि वाकई उन्होंने सही लिखा था। देखें, 50 साल पहले पाकिस्तान की जो टीम इंग्लैंड गई थी, वसीम बारी उसके कप्तान से, ये 1978 की बात है, वाकई वो कमजोर टीम थी जिसमें जावेद मियांदाद नए नए आए थे, हारून रशीद नए थे, इकबाल कासिम, मुदस्सिर नजर, मोहसिन हसन खान, सिकंदर बख्त, लियाकत अली और कुछ नाम होंगे जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। लेकिन उस 1978 में ठीक है, पाकिस्तान की टीम क्योंकि पाकिस्तान के जो 5 मेन प्लेयर थे, इमरान खान, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल और एक और थे, वो 5 प्लेयर कैरी पैकर खेलने गए हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम वीक हुई। लेकिन 1978 की उस टीम के जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए, बाद में ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए और इन्होंने साल तक वर्ल्ड क्रिकेट पे राज किया। आज वो सूरत हाल नहीं है। आज बाबर आजम तो चले ये मैच नहीं खेले, सलमान अली आगा भी नए नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नए नहीं है, इमामुल हक भी नए नहीं है, सऊद शकील भी नए नहीं है। मेरे ख्याल में हम जहां पर लैग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन प्लेयर्स को पता है हम अंडर परफॉर्म करेंगे। भट्टी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जानबूझ के इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। 27 तारीख को मुतवक्के है वापसी, जो कि बाबर आजम की वापसी जो है वो फिंगर इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। तो क्या हमें बेहतर बैटिंग देखने को मिलेगी तब, या हम तब भी एज अनप्रिपेयर्ड एज वी वर हम जा रहे हैं अगले मैच में भी? 3 दिन में कोई तब्दीली हो बाबर सकती है? आजम देखें आयशा और मुजम्मिल, बाबर आजम की अपडेट ये है कि हेडिंग्ले लीड्स में पहले टेस्ट मैच से 2 दिन पहले उन्होंने एक हल्का सा प्रैक्टिस सेशन किया था, जिसमें थ्रो डाउन उनको करवा रहे थे और स्पिनर्स पे उन्होंने हल्की सी प्रैक्टिस की। टेस्ट मैच से 1 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, फिर 5 दिन टेस्ट मैच के आप लगा लें तो 1 वीक हो गया है बाबर आजम ने बैट को हाथ नहीं लगाया। पाकिस्तान की टीम आज लीड्स से लंदन पहुंचेगी, कल पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन है। जब बाबर आजम नेट्स पर जाएंगे, बॉलरों को खेलेंगे, तब पता चलेगा कि उनकी इंजरी जहां जिस उंगली पर उनको गेंद लगी थी वो किस नौयत की। लेकिन जाहिर है बाबर आजम दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं। अभी जो आखिरी टेस्ट मैच हम पोर्ट ऑफ स्पेन में जीते थे इस हेडिंग्ले टेस्ट से पहले, उसमें बाबर आजम ने बड़ी मेन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में रोल प्ले किया था। देखें, जिस तरह कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, तो इसी तरह क्रिकेट में भी कहते हैं कि जिसने इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं किया उसको दुनिया नहीं मानती।
बाबर आजम वनडे में तो इंग्लैंड में परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैच में वो यादगार परफॉर्मेंस आज तक बाबर आजम के नहीं है, जो जावेद मियांदाद की थी, जो हनीफ मोहम्मद की थी, जो मोहम्मद यूसुफ की थी, जो यूनुस खान की थी, जो इंजमाम उल हक की थी। अगर बाबर आजम को वाकई किंग बाबर आजम की हैसियत से दुनिया उस वक्त याद करेगी जब वो इंग्लैंड में कोई यादगार परफॉर्मेंस दे दे जिससे पाकिस्तान की कश्ती भी किनारे लग जाए और बाबर आजम का नाम और मर्तबा और बड़ा हो जाए। अच्छा भट्टी साहब, हम बार बार बाबर की बात कर रहे होते हैं कि बाबर बहुत बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अभी जो सिचुएशन हम देख रहे होते हैं बाबर की परफॉर्मेंस की, हम ओवर एस्टिमेट करना तो नहीं शुरू कर गए हैं उनकी इस परफॉर्मेंस को या इस बाबर आजम को? माजी में हमने देखा उनकी कई अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। ये जो इस वक्त राइट नाउ हमारे सामने बाबर आजम है, क्या इनको भी आप बड़े ही प्लेयर ही कहेंगे? देखिए, बड़े प्लेयर तो हैं पाकिस्तान की इस करंट टीम में। अगर वाकई कोई सुपरस्टार है तो वो बाबर आजम ही है, लेकिन बाबर आजम भी पैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना। बाबर आजम कभी बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कभी अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी अब सोचना चाहिए कि वो 31 साल के हो गए हैं और दुनिया में उनके चाहने वाले उनको किंग बाबर भी कहते हैं, उनको मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमें रिफ्लेक्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। तो बाबर आजम को चाहिए कि वो इंग्लिश सरजमीन पर, खासतौर पर लॉर्ड्स को कहते हैं कि होम ऑफ क्रिकेट, अगर वो लॉर्ड्स में परफॉर्म कर दें, जहां लोग मोहसिन हसन खान की सेंचुरी को 1982 में बनाई थी, आज भी लोग याद करते हैं कि मोहसिन हसन खान ने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी बनाई थी। लॉर्ड्स में पाकिस्तान 2018 में जीता, 2016 में भी टेस्ट मैच जीता हुआ है। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल में ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त वो अपने कैरियर के पीक पर हैं। देखिए, हम इमाम उल हक को डिस्कस नहीं करते, हम रिजवान को डिस्कस नहीं करते, हम सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक को डिस्कस नहीं करते। बाबर आजम को इसलिए बार बार लोग डिस्कस करते हैं कि बाबर आजम का दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनका मर्तबा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह मैंने पहले कहा वो हमें ग्राउंड में वैसी नजर नहीं आ रही। लेकिन ये आइडियल मौका है कि पाकिस्तान की टीम बैट्समैन हमारे और बॉलर हमारे, मसले इन दो के तो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मैच में जो फील्डिंग का रोल है उसकी तरफ कम ही तनकीद की जाती है। देखने में जो नज़र आता है वो आता है कि जी मिस फील्ड भी हो रही है, थ्रोज भी गलत जा रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टेंस फेंक रहे हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। अब हम लोग फील्डिंग को इम्प्रूव करने की अगर बात करें तो कहाँ पे है कि जो हम मैच से पहले लैग कर रहे हैं? देखिए, मुज़म्मिल, फील्डिंग भी एक ऐसा शुबा है कि एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, इवन अब कप्तानी में एक अच्छा रिव्यू भी मैच के नतीजों को तब्दील कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर हम इस हेडिंग्ले लीड्स से पहले टेस्ट मैच को देखें तो कोई ऐसी चीज नहीं थी सिवाय अली उस्मान जिन्होंने 6 आउट किए, उनकी परफॉर्मेंस को 5 आउट किए, उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 61 रन बनाए। अदरवाइज कोई पॉजिटिव नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सकें, लेकिन फील्डिंग भी कंसर्न एक हमारे पास है जिसपे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन मैकडर्मट, एक ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कोच थे जिनकी खिदमत हासिल की थी, पहले वो व्हाइट बॉल के कोच थे, फिर उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टूर पे टेस्ट टीम के साथ जाना था, लेकिन अचानक फिर पता नहीं क्या हुआ, वो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए, फिर वापस नहीं आए, उन्होंने वहीं से इस्तीफा भेज दिया और आज हम ये सुन रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो हम अच्छे कोचेस को मिस कर रहे हैं। हमने आखिरी वक्त पर मंसूर अमजद को पाकिस्तान टीम का फील्डिंग कोच बनाकर इंग्लैंड भेजा। मैं ये नहीं कह रहा कि मंसूर अमजद अच्छे कोच नहीं होंगे, लेकिन जाहिर है ओवरनाइट तो आप तब्दील नहीं कर सकते ना। माजी में भी मुझे याद है 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में थी, स्टीव रिक्सन एक ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन थे जो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच बने थे। बहुत अच्छी पाकिस्तान की उस जमाने में फील्डिंग हो गई और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 बन गया। लेकिन बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में कुछ उनके साथ ऐसा खिलवाड़ हो गया कि उनकी सैलरी उनके अकाउंट में लेट गई, वो नाराज होकर रिजाइन करके चले गए। तो हमारे यहाँ कुछ गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं
जिसकी वजह से हमारी टीम और मुख्तलिफ शोबों बड़ी में सब अच्छे कोचेस से problems- महरूम हो जाती है। स्पेशली मैनेजमेंट साइड की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं ना, हमें उधर भी नज़र आती हैं। इवन इंग्लिश टीम की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने पिछले कुछ अरसे से कैसी थी, उसके बाद वो बेन स्टोक्स का रिज़ाइन करना, उसने इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया हमारी परफॉर्मेंस को। लेकिन हमारे यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएबल होता है और उसकी वजह से पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो लाइन लग जाती है, जैसी हमने पहले टेस्ट में देखी थी। लेकिन थैंक यू सो मच भट्टी साहब। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 सकाफती और तारीख़ी मकामात को आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त के अंदर शामिल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी कैलाश समेत 4 मकामात सिंध के कोटडेजी, नावकोट और उमरकोट के तारीख़ी किले, जबकि पंजाब की तरफ से भरवाला किला, रवात किला और सुल्तान मकरब खान का मकबरा जो है वो आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल किया गया। आलमी फहरिस्त में शामिल किया गया। इसको आर्जी फहरिस्त में इसलिए डाला गया क्योंकि अभी इसके ऊपर और कुछ प्रोसेसेस जो होंगे इसके बाद नए मकामात की शमूलियत के बाद यूनेस्को की जो आर्जी फहरिस्त में शामिल पाकिस्तानी मकामात की मजमूई तादाद है वो मेरे ख्याल से 37 के आसपास हो गई है। 37, यस। तो हम लोग हाफ सेंचुरी वाला मार्क अप्रोच कर रहे हैं। अब ये चीज़ क्या बताती है कि आर्जी फहरिस्त के अंदर हम जो कि शामिल हो तो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये यूनेस्को की वो साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ को जा रही हैं, यानी कि हमारे पास एक बहुत थिक हिस्ट्री और कल्चर यानी हमारी समत जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। आरजी से हम परमानेंट फहरिस्त के अंदर भी अपना नाम बना सकते हैं। इवन आरजी फहरिस्त में टेम्परेरी लिस्ट के अंदर शामिल होना जो है ना ये भी पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। हमें एक वर्ल्ड मैप के ऊपर ऑलरेडी हम मौजूद है, लेकिन इस पॉइंट के लिए भी हम वर्ल्ड मैप के ऊपर आ सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी खबर है जी एथियोपिया से, जहां के योमिफ केजल्चा जो हैं उन्होंने मैराथन का आलमी रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम कर लिया। यानी कि एक मरतबा पहले भी कर चुके हैं, दोबारा सीखे। बुएनस आयर्स में हाफ मैराथन रेस का इनेकाद किया गया था, जिसमें एथियोपिया के योमिफ केजल्चा ने रिकॉर्ड वक्त के साथ 56 मिनट और 51 सेकंड्स के अंदर कामयाबी हासिल कर ली है। और 29 साल एथलीट ने इससे कबल 2024 के अंदर वेलेंसिया में हाफ मैराथन अपने नाम किया था और ये रिकॉर्ड वक्त के साथ इन्होंने 57 मिनट और 30 सेकेंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टाइम था कि जिसके अंदर इन्होंने जीत कर रिकॉर्ड कायम किया था। और एक साल पहले, मेरे ख्याल से इसी साल या एक साल पहले, इसी साल मार्च में इन्होंने जो कि युगांडा के जेकब केल्पो थे और केप्लेमो, मेरे ख्याल से मैं मिस प्रोनाउंसिंग द लास्ट नेम, इन्होंने लिस्बन में तोड़ा था इनके इस रिकॉर्ड को। अब योमिफ ने ये रिकॉर्ड दोबारा फिर, मतलब जब जेकब ने एक दफ़ा तोड़ दिया, इन्होंने दोबारा इसको अपने नाम कर लिया। आपको नहीं लगता कि अमेजिंग फीट है कि नहीं कि आप हाफ मैराथन एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा और दूसरी दफ़ा जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग करें? ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, आपने बड़ी मुश्किल से एक रिकॉर्ड कोई आपसे छीन कर ले जाए तो आप कहते हैं कि मैं दोबारा बताता हूँ कि ये रिकॉर्ड मैं ही डिजर्व करता हूँ। ये योमिफ ने हमें करके दिखाया है। अच्छा, जब बात आती है ना खेल की, तो उसके अंदर हमें नजर आता है कि मुख्तलिफ तरीकों के खेल जो हैं वो भी दुनिया के अंदर राइज हैं। जैसे अगर 15वीं और 16वीं सदी का एक खेल है जर्मनी के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, फिंगर पुलिंग का। ठीक है, अब फिंगर पुलिंग में होता ये था पहले, अभी भी मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि लोगों के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो गया है, किसी बात पर तनाज़ा हो गया है, तो वो फिंगर पुलिंग के थ्रू जो है ना इसका फैसला करते थे। तो यस, इसको खेला इस तरह से जाता है कि एक रस्सी या किसी चीज़ का एक गोल सा छल्ला सा बनाया जाता है और उसके अंदर 2 एतराफ से जो प्लेयर्स हैं वो अपनी उंगली फंसा के एक दूसरे को खींचते हैं। और व्यूअर्स, इन इंटरेस्टिंग खबरों के साथ और झगड़ा सुलझाने के आसान तरीकों के साथ आई थिंक ये अच्छा है, ये फिंगर पुलिंग। लेकिन कुछ जगहों पे लेग पुलिंग जो है ना वो भी नेशनल स्पोर्ट बन जाता है। पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है। इसके साथ ही वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।